brought to you by Rajnigandha. दुश्मन ये वेट नहीं करेगा कि आप क्या कर रहे हो, क्योंकि हमारा पड़ोसी भी तैयारी कर रहा है। वो बार बार न्यूक्लियर डिटन, वो तो उसका तो पहला शब्द ही होता है न्यूक्लियर। ये जो हमला अमेरिका ने इंडियन ओशन में आकर एक ईरानी जहाज पे किया, उसके बाद इंडिया को लगा कि हमें न्यूक्लियर सबमरीन इंडक्ट करनी चाहिए। रक्षा पॉलिसी का कौन सी गवर्नमेंट पावर में है, कौन सी पार्टी पावर में, से कोई मतलब नहीं। आपने न्यूक्लियर मार दिया और फिर माफी मांग लिया, ऐसे नहीं हो सकता। जो अरिदमन की हम बात कर रहे हैं उसमें दोनों चीजें हैं, यानी वो न्यूक्लियर हथियार का भी इस्तेमाल कर सकती है जब जरूरत पड़े तब, और साथ में वो न्यूक्लियर पावर से चलती है। अल मिनाब स्कूल भी हमें नहीं भूलेगा, और ना IRS डेनाम पे जो हमला हुआ इंडियन नेवी में, इंडियन ओशन के एरिया में। दुनिया में इस वक्त ईरान बनाम इजराइल और US की जंग चल रही है, और जंग शुरू कहाँ से होती है? एक न्यूक्लियर को लेकर, विवाद को लेकर कॉन्फ्लिक्ट होता है। अमेरिका और इजराइल दावा करते हैं कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाने के बहुत करीब पहुंच चुका है, और अगर उसे अभी नहीं रोका गया तो वो परमाणु हथियार बना लेगा। और न्यूक्लियर के ही चलते ईरान भी पूरी मजबूती से उन दावों का खंडन कर रहा है और बदले में रिटेलिएट कर रहा है, लड़ रहा है, वो भी अटैक्स कर रहा है। और इसी न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट के चलते ये जंग शुरू हुई है। इसी जंग के बीच भारत ने भी अपनी एक न्यूक्लियर सबमरीन इंडक्ट कर दी है। अब ये न्यूक्लियर सबमरीन कौन सी है, नाम क्या है, इसमें क्या क्या खासियत है, और इसे इंडक्ट अभी क्यों किया गया, ये सारी जानकारी हमारे साथी मानस लेकर आए हैं। और साथ में इससे जुड़े जो भी आर्म्स हैं, जो भी हथियार हैं, उसको लेकर जंग में भारत को क्या सीख मिल रही है, और भारत उस तरह से अपने कौन से एक्शंस ले रहा है, कौन से स्टेप्स ले रहा है, उस पर भी बात होगी। सबसे पहले इस सबमरीन पर, सबमरीन का नाम क्या है मानस? नावेद, इसका नाम INS अरिदमन है। INS मतलब इंडियन नेवल सर्विस कहते हैं, तो INS अरिदमन इसका नाम है शिप का। और DH नाम लिखा है, तो कई लोग इस पे वो भी करते हैं कि ध है या द है, पर हालांकि हमने कंफर्म किया है यार ये दमन है जी। और 7,000 टन इसका डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट वो एरिया होता है, आप समझिए कि जितना पानी वो अपनी जगह से हटा देगी, तो उतना उस जहाज़ का जैसे डिस्प्लेसमेंट माना जाता है। जैसे जेराल्ड फोर्ड का कहते हैं कि 1 लाख टन से अधिक का डिस्प्लेसमेंट है। तो ये जो हमारी सबमरीन है, इसका 7,000 टन से 7500 टन के आसपास। देखिए एग्जैक्ट इसके, जब हम नेवी के, अभी मैं अपने PRO से बात करने की कोशिश कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि हम इस पे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं दे सकते। अदर हथियारों पे वो हमेशा खुल के बात करते हैं, नेवी के जो मीडिया चैनल्स हैं, जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हैं। लेकिन इसके बारे में वो कह रहे थे कि देखिए, चूँकि इसकी तैनाती भी एक ऑपरेशनल सीक्रेट होती है, ये कहाँ है, कब रिपेयरिंग हो रही है, इसकी एक एक चीज़ बहुत सीक्रेसी के साथ होती है, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट करना अपने आप में, उन हथियारों की हैंडलिंग और वो सब चीज़ें ही अपने आप में बहुत जिम्मेदारी का काम होता है। तो इस वजह से ये सबमरीन का इंडक्शन बहुत अहम है। इससे पहले नावेद हमारे पास INS अरिहंत आई थी, 2016 में हमने उसको इंडक्ट किया था। उसके बाद INS अरिघात को हमने 2024 में अपने नेवी में शामिल किया था, और 2026 में अभी जब ये शामिल हो रही है अरिदमन, मतलब आपने जैसा अभी जिक्र किया ना कि एक न्यूक्लियर की वजह से इतना चल रहा है, तो देखिए न्यूक्लियर पावर होना अपने आप में एक मतलब बहुत जिम्मेदारी वाली चीज़ है। जैसे कई नेशंस हैं, जैसे भारत ने कभी किसी को न्यूक्लियर वॉर के लिए थ्रेटन नहीं किया। पाकिस्तान जो बार बार जैसे हमें धमकी देता है, या दुनिया भर को वो कहता है, बीच में अभी उन्होंने कहा था पाकिस्तान ने कि हम पूरी दुनिया को ख़त्म ले डूबेंगे, तो ये रवैया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब बातचीत चल रही थी, तब भी कहा गया था कि अगर हमारे ऊपर कुछ हुआ तो हम भी अपने साथ पूरी दुनिया को लेकर डूबेंगे। जी। और पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं नावेद कि इंडिया जो है सबमरीन्स पे और एंटी सबमरीन शिप्स पे, जो सबमरीन को ढूंढ के किल करना, INS अंड्रोथ हुआ, और अभी INS तारागिरी को अभी इंडक्ट किया उन्होंने, वो तो फ्रिगेट है। और इस तरीके से बहुत सारे सबमरीन वॉरफेयर पे बहुत ज़्यादा जोर दे रहा है इंडिया। जब TPCR आया था, टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव प्लान जब आया था रक्षा मंत्रालय का, कि अगले 15 साल तक भारत की रक्षा नीति कैसे डिसाइड होगी, देखिए इसका सरकारों से कोई मतलब नहीं होता। रक्षा पॉलिसी का कौन सी गवर्नमेंट पावर में है, कौन सी पार्टी पावर में, से कोई मतलब नहीं होता। सेनाएं अपनी ज़रूरत के हिसाब से एक रिक्वायरमेंट देती हैं कि देखिए अगले 10 साल में हमको, जैसे अभी आप ईरान युद्ध का एग्जांपल ले लीजिए, तो वहाँ ड्रोन्स की हमने कई बार इस पर बात भी की कि ड्रोन वॉरफेयर एक नए किस्म का और अलग तरह के ड्रोन आए हैं। पहले ड्रोन्स बहुत सर्विलांस और बहुत लिमिटेड यूज़ होते थे, बहुत लिमिटेड होते थे, लेकिन अब ड्रोन जब मुख्य हथियार बन चुके हैं, तो ड्रोन्स पे बात हो रही है। तो इंडियन आर्मी ऐसे कामिकाज़े ड्रोन्स पे
काम कर रही है। इवन हम कुछ ऐसे लोगों से आज हमारी बात हुई, ललन टॉप को उन्होंने बताया, अपोलन डायनेमिक्स कंपनी नाम है उनका, जयंत खत्री नाम है, और बिट्स पिलानी में वो पढ़ते हैं, और उन्होंने बताया कि उन्होंने कामिकाज़ी ड्रोन पे काम करना शुरू किया इंडियन आर्मी की ओर से। तो ललन टॉप को उन्होंने ये बताया कि आने वाले टाइम में इंडियन आर्मी कम से कम 1 से 2 लाख कामिकाज़ी ड्रोन्स इंडक्ट करने का प्लान कर रही है, क्योंकि इंडिया का एरिया बड़ा है। तो इस वजह से आप देखेंगे कि न्यूक्लियर डिटरेंस में इंडिया इसीलिए आगे बढ़ रहा है। और इस सबमरीन को जहाँ तक इसका सवाल है, देखिए भारत के पास सबमरीन के मामले में 2 बहुत घातक मिसाइल हैं। एक K-15, ये SLBM कहते हैं इसको, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। 700 किलोमीटर इसकी रेंज है, मतलब मीडियम रेंज, और 700 किलोमीटर तक बहुत प्रिसीजन, बहुत सटीक वार करती है। दूसरी है K-4, ये जो है ये पाकिस्तान, मतलब इस पर कई बार अनऑफिशियली या यूँ कहें कि कई बैक चैनल्स में इस पर आपत्ति जताई गई इंडिया के इस पे, कि इंडिया क्यों इतनी लंबी रेंज की मिसाइल बना रहा है, उसको क्या खतरा है। तो यहाँ नावेद हमें ये समझना होगा कि इंडिया की जो पॉलिसी है वो नो फर्स्ट यूज़ की है, कभी भी न्यूक्लियर। लेकिन अगर पाकिस्तान जैसा आपका पड़ोसी है तो जाहिर सी बात है कि आपको न्यूक्लियर डिटरेंस बनाए रखना होगा। आप पर अगर वो हमला करता है तो आप चुप नहीं बैठ सकते ना, आपके मासूम लोग मारे जाएंगे, तो आपको मजबूरन उनके शहरों पे हमला करना पड़ेगा। क्योंकि ये कोई वो नहीं है कि मतलब आपने न्यूक्लियर मार दिया और फिर माफ़ी मांग लिया, ऐसे नहीं हो सकता। और इन केस जो सबमरीन का सबसे बड़ा रोल है, इन केस अगर पाकिस्तान कभी न्यूक्लियर हमला करता है भारत पे, भारत के बड़े शहरों को टारगेट करता है, तो इस केस में शहर तबाह हो सकते हैं, जो भारी तबाही मस्ती है न्यूक्लियर हमले पे, सीधे इंसानियत को झटका लगेगा, सीधे इंसानियत को झटका है। और मतलब जो न्यूक्लियर बम के इन्वेंटर थे रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर, उनका आधा जीवन गिल्ट में बीता इस चीज़ को लेकर कि हमने क्या बना दिया, हमने इंसानों को खुद को ख़त्म करने की ताकत दे दी है, और इसी से इंसान एक दिन ख़त्म होंगे। और आप देखिए वर्ल्ड वॉर के बाद जितने भी कन्फ्लिक्ट हुए, सबकी जड़ में कहीं ना कहीं एक न्यूक्लियर। तो सबमरीन का काम यहाँ ये होगा नावेद कि जब आपकी पूरे ऐसे तो सबमरीन से हमला बहुत रेयर केस में होता है, ये तभी होता है जब एकदम फुल स्केल और बहुत बड़ी वॉर, जैसे अभी हम देख रहे हैं तो प्रेसिडेंट ट्रम्प की सबमरीन्स हैं वहाँ पे, यूएस की, तो वहाँ हमला, तो वो एक फुल स्केल वॉर चल रही है वहाँ पे। लेकिन भारत पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में ऐसा तभी हो सकता है जब भारत की लीडरशिप या भारत के बड़े शहरों को टारगेट किया जाए, और ऐसी स्थिति आ जाए कि भारत के बड़े शहरों में जो ग्राउंड लॉन्चर से हमारे, जैसे हमारी अग्नि मिसाइल है, लैंड से हम जब ज़मीन से अगर हमको न्यूक्लियर लॉन्च करना है तो अग्नि मिसाइल की जो पूरी सीरीज़ है उससे हम लॉन्च कर सकते हैं। अगर हमको एयर से लॉन्च करना है तो हमारे सुखोई हैं, हमारे पास रफाल हैं, हमारे पास मिराज हैं, हमारे पास जगुआर हैं जो न्यूक्लियर हमला कर सकते हैं। लेकिन अगर ये सारे एसेट्स ज़मीन पे ही तबाह हो गए तब हम क्या करेंगे? तो इस केस में ये खामोश पनडुब्बी जिसका कहीं कोई पता नहीं। पहली बात तो देखिए हमें ये समझना होगा नावेद, कई लोगों को एक कन्फ्यूजन होती है कि न्यूक्लियर पनडुब्बी क्या है। देखिए तो न्यूक्लियर पनडुब्बी ऐसा नहीं है कि वो न्यूक्लियर हमला ज़रूरी है कि वो न्यूक्लियर हथियार लेकर ही चले। अरिदमन जो है एक बहुत, मतलब एक तो बड़े साइज़ की है, 7000 टन, एक बहुत अच्छा खासा डिस्प्लेसमेंट होता है। इसमें करीब जो हमारे पास जानकारी आई है 83 मेगावाट का, 83 मेगावाट का एक न्यूक्लियर रिएक्टर लगा है जो इतनी पावर जनरेट करता है जिससे ये सबमरीन, इसको रिफ्यूलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसको डीजल से नहीं ऑपरेट होती तो इसको रिफ्यूलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, न्यूक्लियर फ्यूल से ही चलती है। इस वजह से ये कई दिनों तक पानी में रह सकती है। दूसरी एक और चीज़ है, जब सोनार वेव्स जो होती हैं वो डिटेक्ट करती हैं किसी भी चीज़ को पानी के अंदर, तो जितनी ज़्यादा आवाज़ होगी, या जो माइंस की अभी हम बात सुन रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में माइंस हैं, ये माइंस वगैरह एक्टिवेट नहीं होती न्यूक्लियर सबमरीन से, क्योंकि इनमें शोर बहुत कम होता है, बहुत साइलेंट होती हैं, और इसीलिए इनको स्टेल्थियर कहा जाता है। स्टेल्थ वैसे प्रॉपर स्टेल्थ कुछ नहीं होता, हर चीज़ को ढूंढा जा सकता है, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका रडार कितना उन्नत है। लेकिन ऐसे देखें तो 83 मेगावाट का इसमें एक रिएक्टर लगा है, इसमें K-15 और K-4 जैसी शानदार मिसाइलें लगी हैं। और एक चीज़ जो इंडिया ने इसमें अपग्रेड किया है अरिघात और अरिहंत से, वो ये किया कि पहले सबमरीन में वर्टिकल लॉन्च, यानी एकदम सीधी 90 डिग्री पे मिसाइलें लॉन्च होती हैं, वर्टिकल लॉन्च ट्यूब होते हैं। अरिदमन में इंडियन नेवी ने 8 वर्टिकल लॉन्च ट्यूब रखे हैं, यानी एक साथ वो 8 मिसाइलें दाग सकती है। इससे पहले की जो सबमरीन्स हैं उसमें 4, आमतौर पे 4 होते थे। इसके अलावा भी भारत प्रोजेक्ट जो 75 है उसके तहत जो जर्मनी से मिलकर भी हम सबमरीन्स बना रहे हैं,
और वो डीजल सबमरीन्स हैं, हालांकि वो न्यूक्लियर नहीं है, लेकिन हाँ सबमरीन्स के वॉरफेयर पे भारत जोर दे रहा है। क्योंकि आप देखिए एक बहुत बड़े सेलर थे यूएस के, अल्फ्रेड नायर महान, यूएसएस महान उनके नाम पे एक शिप भी बनाया था वर्ल्ड वॉर के टाइम अमेरिका ने। तो उनकी एक लाइन थी जो बड़ी प्रचलित है कि हुएवर रूल्स द सी रूल्स द वर्ल्ड, यानी जो लहरों पे राज करता है वो दुनिया पे राज करता है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक समुंदर में एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रुकने से किस तरह पूरी दुनिया परेशान है, और दुनिया का अधिकतर हिस्सा पानी है, ना कि ज़मीन। ज़मीन कम है, पानी ज़्यादा है, तो पानी पे जिसका राज होगा। हवा तो आप एयर स्पेस तो भेद भी सकते हो एक बार को, लेकिन पानी पे कंट्रोल करना और समंदरों पे कंट्रोल करना, आप ट्रेड को कंट्रोल कर सकते हो, आप सिक्योरिटी को कंट्रोल कर सकते हो, आप इंटरनेट सर्विसेज को, मतलब हर चीज़ आज के तारीख में समुंदर से हो रही है। और ट्रेड के मामले में मैरीटाइम ट्रैफिक तो इतना ज़्यादा है समुंदर में, इतना ज़्यादा है कि मतलब उसके बिना कल्पना भी नहीं की जा सकती कि दुनिया चल भी पाएगी। जिस तरीके से हम डिपेंडेंट हुए हैं मैरीटाइम ट्रेड पे, समुद्री रास्ते से जो भी व्यापार होता है, तो इस वजह से समुंदर पे एक सिक्योरिटी होना, समुंदर में जैसे पायरेट्स का खतरा, तमाम चीज़ें होती, तो समुंदर में एक सिक्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है। और समुद्र को देखकर अगर बात करें मानस, तो एक ये चीज़ भी है कि जैसे हवा में आप बहुत तेज़ रफ्तार वाली मिसाइलें और सारी चीज़ों का, एयरक्राफ्ट हो गया, फाइटर जेट्स हो गए, इनको कर सकते हैं। समुद्र में स्पीड की भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, लेकिन साथ साथ में वो किफ़ायती भी बहुत ज़्यादा होता है। इसी वजह से ट्रेड भी जो है, ज़्यादातर जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है एक देश से दूसरे देश तक ले जाने वाला, वो समुद्री रास्ते से किया जाता है, क्योंकि काफ़ी उसमें पैसा बच जाता है। अच्छा, आपने सबमरीन की बात की, इसमें से कुछ जो टेक अवेज हैं अगर पॉइंट वाइज पॉइंट दर्शकों को शॉर्ट में बताना चाहें, तो पहली चीज़ तो मानस ने बताइए कि ये न्यूक्लियर पावर्ड है, यानी जिस तरह से आप अपनी गाड़ी में ईंधन डालते हैं, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, सीएनजी हो उसमें, या फिर ईवी वाली, आजकल तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी काफ़ी आ गए हैं, तो जिस तरह आप वो करते हैं उसकी जगह यहाँ पर एक न्यूक्लियर फ्यूल डाला जाता है जो थोड़ा सा होता है, इसमें कुछ जोड़ रहे हैं जी। यहाँ मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा नावेद कि देखिए, ज़रूरी नहीं कि न्यूक्लियर पावर्ड पनडुब्बी ही न्यूक्लियर हमला कर सके जी, हाँ, हालांकि आईएनएस हरिदमन न्यूक्लियर वॉरहेड से हमला करने में सक्षम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो न्यूक्लियर पावर पनडुब्बी नहीं होगी वो न्यूक्लियर हमला नहीं कर सकती। वो ब्रह्मो, अब देखिए, आप मिसाइल से हमला करते हो, आप न्यूक्लियर कोई प्रॉपर हथियार नहीं होता। जो वॉरहेड की हम बात करते हैं, मिसाइल्स में जो वॉरहेड लगते हैं, या जो भी एक्सप्लोजिव जिसको कहते हैं आम भाषा में, कि बारूद हमने लगा दिया मिसाइल में, तो उन बारूद की जगह न्यूक्लियर हथियार लगाए जाते हैं, और वो आप अपनी ब्रह्मोस मिसाइल में आप इंटीग्रेट कर सकते हो, आप अब अग्नि मिसाइल में इंटीग्रेट कर सकते हो। तो इस वजह से हमें देखना है कि जो हमारी हरिदमन है, वो एक जो सी डिटरेंस की बात आती है कि इसमें सेंस ऑफ सिक्योरिटी की बात, अरेबियन सी, इंडियन ओशियन, एक पनडुब्बी अगर न्यूक्लियर है तो बहुत बड़ा एरिया कवर कर सकती है। कन्वेंशनल पनडुब्बियाँ बार बार ऊपर आना, उनको नीचे जाना, तो इस वजह से उनके लोकेट होने का खतरा रहता है। और जो आप कह रहे थे कि रफ्तार, देखिए आमतौर पर रफ्तार कम होती है पानी में, हम देखेंगे कि रफ्तार कम होती है। इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, इसके कुछ नुकसान भी हैं। अगर रफ्तार तेज़ होगी तो आपको डिटेक्ट जल्दी ईजी किया जा सकेगा, आप माइंस जो बिछाई गई हैं वो एक्सप्लोड हो सकती हैं। लेकिन अगर वही है कि रफ्तार, उसका एक ड्रॉबैक भी है कि आप धीरे चल सकते हैं, आप धीरे चलेंगे, आप उस तरीके से चेज़ नहीं कर पाएंगे हो सकता है दुश्मन को, लेकिन उस काम के लिए फ्रिगेट्स हैं, डिस्ट्रॉयर्स, अलग अलग तरह की बोट्स हैं जो वो काम करती हैं। तो यहाँ पे मैं वो चीज़ जोड़ दूँ कि न्यूक्लियर पावर्ड है, यानी उसमें आप फ्यूल जितना डालेंगे उस हिसाब से वो चलेगा। साथ में इसमें ये हो सकता है, मतलब जैसे आपने कार में मान लीजिए 30 लीटर की टंकी है, 30-40 लीटर की, तो वो जब तक के वो पेट्रोल रहेगा तब तक के आप चलेंगे, बाद में आपको रिफ्यूलिंग करवाना पड़ेगा। उसी तरह यहाँ पे जो न्यूक्लियर फ्यूल है वो इतना लंबा चलता है कि सबमरीन को बार बार पानी में ऊपर नहीं आना पड़ता, वो नीचे जाती है, जो उसका मुख्य काम है, पनडुब्बी का काम रहता है कि वो पानी के नीचे रहे और वहाँ से सुरक्षा दे। तो मानस ने ये चीज़ बताई, न्यूक्लियर पावर्ड का और न्यूक्लियर हथियार होने का ये जो डिफरेंस है वो भी समझ लेते हैं कि एक तरफ ये हो सकता है कि बिना न्यूक्लियर पावर के, बिना फ्यूल के, नॉर्मल फ्यूल के साथ चलने वाली जो पनडुब्बी है वो न्यूक्लियर हथियार से हमला करे, ये हो सकता। दूसरा ये हो सकता है कि न्यूक्लियर पावर पे चलने वाली पनडुब्बी आम हथियारों से हमला करे, न्यूक्लियर हथियार से ना करे। लेकिन ये जो अरिदमन की हम बात कर रहे हैं उसमें दोनों चीज़ें हैं, यानी वो न्यूक्लियर हथियार का भी इस्तेमाल कर सकती है जब ज़रूरत पड़े तब, और साथ में वो न्यूक्लियर पावर से चलती है, यानी उसका ईंधन, जो मुख्य ईंधन है वो न्यूक्लियर पावर वाला, यानी वो जब चाहे, जब जितना लंबा चाहे, अगर उसके पास प्रॉपर वहाँ पे जो भी उसका न्यूक्लियर फ्यूल है, वो यूरेनियम है, जो भी है, तो उसके इस्तेमाल से जितना वक्त तक चाहे अंदर रह सकती है। अच्छा, यहाँ पे मानस एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि जो अभी अब हम हाल ही में देख रहे हैं, इसी ईरान वॉर जो है, ईरान इजराइल यूएस वॉर, उसको लेकर अगर देखें तो भारत से एक शिप, ईरान की वॉरशिप लौट रही थी, जिसपे यूएस की सबमरीन ने, यूएस की पनडुब्बी ने इंडियन ओशियन में हमला किया।
टॉर्पीडो दागा, है ना। तो पहला सवाल तो ये है कि क्या ये भी इस तरह के हमले, टॉर्पीडो वगैरह क्या होता है और उस तरह के हमले कर सकती है? देखिए टॉर्पीडो को अगर आप देखेंगे तो एक ट्यूब होती है लंबी सी, उस सिलेंडर के शेप में, वो बहुत लंबा सा एक हथियार होता है, वो पानी के अंदर से हमला करता है टॉर्पीडो। उसमें पीछे के साइड प्रोपेलर्स होते हैं, जैसे ही वो जहाज से लॉन्च होता है वो पानी के अंदर अंदर ही जाके, और टॉर्पीडो का हमला अगर हो गया है किसी जहाज पे, किसी फ्लोटिंग शिप पे जो सतह पे चलता है, सबमरीन की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, अगर उस पे हो गया है तो उसका डूबना तय है। तो ये हाँ, हमारी जो ये INS हरिदमन है, ये हर हाल में टॉर्पीडो से हमला करने और तमाम तरीके के, भारत के पास टॉर्पीडो भी हैं, खुद के भारत भी बनाता है DRDO से, और कुछ हम बाहर से भी अपने जो डिफेंस पार्टनर्स हैं उनसे भी एक्सपोर्ट करते हैं, टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करते हैं बेसिकली। और टॉर्पीडो की जहाँ तक बात है तो हमारे पास एक टॉर्पीडो है जिसको मतलब उसको बहुत ज़्यादा रिवील नहीं किया जाता, हालांकि कुछ एग्जीबिशंस में दिखाया जाता है, लेकिन कहा जाता है कि इस टॉर्पीडो की रेंज करीब करीब 500 किलोमीटर है। और वो 500 किलोमीटर ऐसा नहीं, आपने पानी में एक बार लॉन्च कर दिया तो उसको जाने में, टारगेट तक पहुंचने में समय लगेगा, लेकिन वो टॉर्पीडो इतना स्मार्ट और गाइडेड और कैलकुलेटेड तरीके से जाता है कि वो जहाज़ अगर आपका 2 डिग्री घूमता है तो वो भी अपने आप अपना कोर्स चेंज करता है, मिड मतलब अटैक के बीच में वो अपना कोर्स चेंज करता है, और तब हाँ पानी में ही वो चेंज करता है, और तब वो जाके हमला करता है। तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी भारत बना रहा है लगातार, क्योंकि नावेद हम देख रहे हैं ना कि अभी एयरक्राफ्ट कैरियर वर्सेस सबमरीन, एक बहुत बड़ी डिबेट भी चलती है नेवल वर्ल्ड में कि क्या चाहिए हमें। एयरक्राफ्ट कैरियर हमारे पास ज़्यादा होने चाहिए, 2 हैं हमारे पास, एक और तीसरा क्या हमारे पास न्यूक्लियर पावर्ड होना चाहिए, या हमें सबमरीन पे जोर देना चाहिए। तो ये डिबेट हमेशा जो एक्सपर्ट्स हैं, नेवल वेटरन्स हैं, उनके बीच भी मैंने देखी है कि वो हमेशा इस बारे में बात करते हैं कि हमारे पास क्या होना चाहिए, सब अपने अपने फ़ायदे और नफ़ा नुकसान उस पर बात करते हैं। लेकिन हाँ, अभी जो सबमरीन्स की बात है तो इंडिया को मुझे लगता है कि और भी न्यूक्लियर सबमरीन्स की ओर ध्यान देना चाहिए। एयरक्राफ्ट कैरियर एक बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें उसकी लागत ज़्यादा है, उसको बनने में समय लगता है, लेकिन सबमरीन अगर आप चाहें, अगर आपकी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो आपका अगर बेहतर तरीके से काम कर रहा है तो आप 3 से 4 साल में एक सबमरीन को तैयार कर सकते हैं। और ये जो आपने टॉर्पीडो की बात की मानस, उसी से जुड़ा मेरा दूसरा सवाल है, और जो अटैक की बात थी, क्या अमेरिका ने इंडियन ओशन में जो अटैक किया उसके बाद आप जानते हैं कि खबरों में लगातार चर्चा हुई है, कई लोगों ने ये भी सवाल पूछा, सरकार से भी पूछा कि किस तरह कोई इंडियन ओशन में, लेकिन उसकी अपनी सरकारी पॉलिसीज, डिप्लोमेसी वाली चीज़ें अलग हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जो हमला अमेरिका ने इंडियन ओशन में आकर एक ईरानी जहाज़ पे किया, उसके बाद इंडिया को लगा कि एक हमें न्यूक्लियर सबमरीन इंडक्ट करनी चाहिए, उसका इस टाइमिंग से कोई लेना देना है, या ये पहले से चल रहा कोई प्रोजेक्ट था? नहीं, ये सवाल मैं जानता था कि ये ज़रूर आएगा नावेद। और देखिए इसका उससे कोई लेना देना तो नहीं है, ये हमारा पुराना प्रोजेक्ट है, पहले से चला आ रहा है। एक शिप या एक जहाज़ के बनने में कई सारे स्टेजेस होते हैं। पहले वो जैसे ये शामिल होना मतलब जहाज़ को कमीशन कर लिया गया, इससे पहले जहाज़ लॉन्च होता है पहली बार जब वो पानी में, और कील लेइंग सेरेमनी होती है जब पहली बार, तो कई सारी सेरेमनीज़ होती हैं। हाँ, कई सारी सेरेमनीज़ होती हैं एक बार एक जहाज़ को, तो ये हमारा प्लान पहले से था। हाँ, लेकिन जो आप IRS डेना की बात कर रहे हैं, ये एक बहुत मतलब दुखद घटना थी। ये हमारे यहाँ आए थे, वो मेहमान हमारे थे सेलर्स, और वहाँ से लौट रहे थे। लेकिन एक चीज़ हमें यहाँ समझनी होगी नावेद, पॉलिटिक्स को अगर किनारे रख दें, एक सबमरीन अगर पानी में है, भले वो डीजल है, लेकिन अगर वो उसकी डीजल फ्यूल अच्छी है, कैपेसिटी ज़्यादा है, तो मेरा यकीन मानिए उसको ढूंढना बहुत मुश्किल है। अगर आपके मतलब इसीलिए मैंने आपसे कहा ना कि जो एंटी INS माहे, INS एंड्रोथ, इस तरह के एंटी सबमरीन शिप्स हम क्यों डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि जो ये बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी का इलाका है, ये खासकर बहुत ज़्यादा हॉट एरिया कहा जाता है। आप देखेंगे कि जो बे ऑफ बंगाल का इलाका है, वहाँ मलक्का स्ट्रेट है अंडमान के नीचे, अंडमान से वहाँ से चाइना का काफ़ी ट्रेड होता है, और चाइना के काफ़ी सारे शिप, सबमरीन्स, बार बार एक्टिविटी उनकी होती रहती है। इधर अरेबियन सी में आप इस समय देख रहे हैं कि कितना ख़राब माहौल है। इस समय US तो पूरी पूरी अपनी फ्लीट लेके बैठा है वहाँ पे, तो इस वजह से हमारा जो ध्यान है इन 2 फ्रंट्स पे ज़्यादा रहता है। इंडियन ओशियन में अगर कोई इस तरीके से घूम रहा है, क्योंकि वहाँ पे समंदर बहुत लंबा है, और आप समझिए कि डिटेक्शन उतनी ही मुश्किल हो जाती है जितना ज़्यादा पानी होता है। अगर कोई उसमें लैंड मास है, कोई आइलैंड है, तमाम छोटे बड़े आइलैंड हैं वहाँ पे, लेकिन यकीन मानिए नावेद कि एक सबमरीन को ढूंढना बहुत मुश्किल है। सबमरीन एक तो देखिए अपना कोर्स चेंज करती रहती है वो हमेशा। आप जिस गहराई पे आपकी सोनार वेव्स आपने छोड़ी हैं, क्या पता वो उसने भी डिटेक्ट किया हो कि उधर से सोनार वेव्स आ रही हैं, उसके सेंसर ने, वो अपना कोर्स चेंज करके वो थोड़ा सा डीप डाउन चली जाएगी या थोड़ा ऊपर आ जाएगी। अब सोनार की वेव्स उसको छोड़ते हुए आगे निकल जाएंगी, तो आपके रडार पर तो ये दिखेगा कि वहाँ कोई नहीं है। तो इस तरीके से भी कई बार ये रडार को छकाने का काम किया जाता है। हालांकि हाँ, ये एक मतलब रूल्स ऑफ इंगेजमेंट
को देखें अगर, तो ये यूएस ने बहुत मतलब अलग तरह की हरकत थी कि ये किस तरीके से एक दूसरे देश से एक जहाज़ जा रहा है जो एक ट्रेनिंग में भाग लेने आ रहा था, और आप अगर उस पर हमला कर रहे हैं, अटैकिंग भी नहीं था। अटैकिंग भी नहीं था, आपने पर्शियन गल्फ में आपने हमला किया होता, आपने इंडिया के मतलब टेरिटोरियल, जैसे ही वो इंडिया की टेरिटरी से निकले आपने हमला कर दिया, क्योंकि वो इंडिया की टेरिटरी में हमला अगर करते तो सीधा भारत पे हमला माना जाता और भारत जवाब देने के लिए स्वीकार नहीं करता फिर। बाध्य हो जाता फिर भारत। तो इस तरीके से कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिनके नाम हमें नहीं भूलते, और अल मिनाब स्कूल भी हमें नहीं भूलेगा, और ना IRS डेना पे जो हमला हुआ इंडियन नेवी में इंडियन ओशियन के एरिया में, वो हम भूल सकते। भारत तो कतई इसे नहीं भूल सकता। और चूंकि मानस, मैंने आपसे ये सवाल पूछा है कि उस सबमरीन अटैक से जुड़ा कहीं कोई इसमें रिलेशन तो नहीं था, तो इसी को अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इसका आयाम अगर बड़ा करें तो इस US इजराइल ईरान वॉर ये जो चल रही है, उससे भारत क्या चीज़ें अडॉप्ट कर रहा है और क्या अपने डिफेंस स्ट्रेटेजी में बदलाव ला रहा है, किस तरह के नए वेपन्स लिए जा रहे हैं। आपने कामिकाजी ड्रोन्स का उदाहरण दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि ईरान के इस वक्त जो शाहिद ड्रोन्स हैं उन्होंने बहुत अच्छा इस युद्ध में परफॉर्म किया है, जो भी उनसे उम्मीद थी उससे लेकर, और इवन अमेरिका तक उस तरह के ड्रोन्स अब लाने लग गया है, तो उसने भी एक तरह से सीख लिया ईरान से। इंडिया इस युद्ध को देखकर अपनी डिफेंस स्ट्रेटेजी को लेकर क्या फैसले ले रहा है, ये मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि आप डिफेंस से जुड़े मामलों पर काफी नजर रखते हैं। देखिए, इंडिया के लिए कुछ टेक अवेज हैं। सबसे बड़ा टेक अवेज तो ड्रोन्स का, जैसा आपने जिक्र किया कि सबसे इस समय पूरी दुनिया की सबसे डिफेंस में नंबर 1 हेडलाइन है ड्रोन, वो भी ईरान का शाहिद ड्रोन, या उसको रशिया का जिरान 2 कह लीजिए, या ईरान का शाहिद 136 कह लीजिए। देखिए, ड्रोन वॉरफेयर आप समझिए नावेद, कम कोलेट्रल डैमेज में, कम खर्चे में, आपका ना पायलट जाएगा ना आपका मतलब ऑपरेटर भी कहीं दूर बैठा होगा, और रेंज इनकी इतनी ज़्यादा है, 2000 किलोमीटर एक बहुत बड़ी रेंज होती है। अगर भारत के संदर्भ में देखें तो 2000 किलोमीटर मतलब आप दिल्ली से लाहौर कह सकते हैं। हाँ, तो उसमें वैसे सबसे सेफ चीज़ उसमें ये रहती है कि उसका जो, बल्कि अगर हम शॉर्ट फॉर्म वाला जो नाम है उसका वो भी देखें तो UAV कहते हैं, अनमैन्ड आर्म्ड व्हीकल। तो उसमें किसी, हाँ, एरियल व्हीकल माफ़ कीजिएगा, तो उसमें ये रहता है कि किसी व्यक्ति को वहाँ पर, किसी शख्स को उसमें बैठाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपना उड़ेगा, जो भी हम उसको गाइड करेंगे उस तरह से जाएगा। मिसाइल में ये रहता है कि एक टारगेट आपने सेट कर दिया, वहाँ जाएगा। ड्रोन्स में हमें थोड़ा सा ज़्यादा कस्टमाइजेशन मिल जाती है, जिस तरह से भी हम उसको लेना चाहें। तो ड्रोन के अलावा और क्या क्या इंडिया इसमें कर सकता है? देखिए, ड्रोन के बाद दूसरी चीज़ है, एक इंडिया ने काम करना शुरू किया। इंडिया के पास है ऑलरेडी MIRV, मल्टी वॉरहेड टेक्नोलॉजी होती है मिसाइल्स में। एक बैलिस्टिक मिसाइल्स में ही कई सारे वॉरहेड्स आप भेज सकते हैं। देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल जब लॉन्च होती है तो इनिशियल फेज में तो वो बूस्टर से खूब ऊपर जाती है, पूरी ताकत से ऊपर जाती है, फिर वो आउटर जो एटमॉस्फेयर के बाहर होती है वो वहाँ ग्लाइड करती है थोड़ी देर। ग्लाइड करने के दौरान उसके अलग अलग वॉरहेड्स अलग होते हैं, और उसके बाद वो ग्रेविटी और लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल करके नीचे आते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल्स में हमें जो मल्टी वॉरहेड वाले होते हैं, इंडिया के पास जो ये क्षमता है, और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि ये क्षमता होती है कि वो एक मिसाइल से कई टारगेट्स पे हमला कर सके। तो ड्रोन के अलावा इंडिया ने मिसाइल्स की जो, हालांकि ऑपरेशन सिंदूर से हमें काफ़ी टेक अवेज थे कि जिस तरह से पाकिस्तान इतने मतलब बड़े पैमाने पे ड्रोन यूज़ कर रहा था, वो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम ऐसा था कि हमें कुछ ऐसा पता नहीं चला। लेकिन हाँ, कश्मीर के इलाकों में आप देखें, या जम्मू पुंछ राजौरी वाले इलाके में देखें, जो अखनूर डैगर जिसको कहते हैं वो एरिया है, हर जगह ड्रोन से उन्होंने खूब हमले किए। उन्होंने छोटे बड़े हर तरह के ड्रोन इस्तेमाल कर लिए। टर्किश उन्होंने ड्रोन यूज़ किए, उन्होंने चाइनीज़ ड्रोन यूज़ किए, और सबसे ज़्यादा उन्होंने मतलब ये टर्किश ड्रोन का इस्तेमाल किया उन्होंने। बैराक्टर, यीहा, इस तरह के कई सारी कंपनियां हैं जो टर्किश ड्रोन बनाती हैं, और बैराक्टर तो उन्होंने बांग्लादेश को भी बेच रखा है। और वो आर्म्ड ड्रोन है, पूरी तरीके से हथियारबंद ड्रोन है। तो इस तरीके से अभी देखिए, इंडिया ने जो प्रीडेटर ड्रोन है, MQ सीरीज़ का जो है प्रीडेटर, उसको इंडिया ने टेस्टिंग के लिए लिया है कि उस तरीके के ड्रोन हम बनाएंगे। इसके अलावा इंडिया अपने हेरोप ड्रोन पे काम कर रहा है इजराइल के साथ मिलके। और ये पुरानी मतलब काफ़ी पुराना प्रोजेक्ट है, इंडिया और इजराइल, एक कामिकाजी ड्रोन जिसका हमने इस्तेमाल भी किया था लाहौर में। एयर डिफेंस सिस्टम को जब हमने तबाह किया तो हमने हेरोप ड्रोन से तबाह किया था, ये बाद में जानकारी निकल के सामने आई थी। उसके अलावा हार्पी है, सर्चर है हमारा, रुस्तम है, ऐसे ऐसे कुछ इसमें सर्विलांस ड्रोन है, कुछ इसमें अटैक ड्रोन है, सिर्फ जो वन वे अटैक करते हैं, कुछ कामिकाजी ड्रोन है जो सुसाइड अटैक। ये कामिकाजी जो जापान के जो पायलट्स हुआ करते थे नावेद वर्ल्ड वॉर 2 में, तो वो करते क्या थे कि जब उनको पता रहता था कि हम इतने लंबे मिशन पे जा रहे हैं कि वापस आने के लिए हमारे पास फ्यूल नहीं होगा, तो वो खुद को दुश्मन के जहाज़ के डेक पे क्रैश कर देते थे, और वो शब्द वहाँ से निकल के आया कामिकाजी, और वही आज ड्रोन में चला रहा है। तो इंडिया ने कामिकाजी ड्रोन्स में काम किया। और एक चीज़ और बहुत अच्छी है इसमें मुझे लगा,
अब इंडिया डिफेंस सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स को भी के लिए भी ओपन कर रहा है कुछ हद तक। तो जैसे अपोलन डायनामिक्स के जयंत से हमारी बात हुई, तो जयंत यही चीज़ बता रहे थे कि मानस अभी भी इंडिया में एक थोड़ा सा एक बैरियर है प्राइवेट सेक्टर को लेके डिफेंस में, लेकिन अब वो धीरे धीरे एक थिंकिंग आ रही है कि नहीं देखिए हमको चाहिए होंगे, हमको जंग होगी तो इंडिया जैसे देश को 1 लाख, शायद जैसे 1 लाख ड्रोन चाहिए, हमको चाहिए कम से कम 20,000 मिसाइल एट द मोमेंट के लिए, हम भले वो यूज़ ना करें। इस पे और तेज़ी से काम करने की ज़रूरत है। देखिए क्योंकि वॉरफेयर किसी चुनाव के लिए, किसी चीज़ के लिए वो नहीं रुकता। दुश्मन ये वेट नहीं करेगा कि आप क्या कर रहे हो, आपकी इंटरनल पॉलिटिक्स क्या चल रही है, आपके यहाँ छुट्टियां मनाने लोग पहलगाम में ऐसे आतंकी हमले का शिकार हो जाएं या पाकिस्तानी आर्मी का शिकार हो जाएं, हम नहीं कह सकते क्योंकि हमारा पड़ोसी भी तैयारी कर रहा है। वो बार बार न्यूक्लियर डिटन, वो तो उसका तो पहला शब्द ही होता है न्यूक्लियर। तो हम तो एक जिम्मेदार देश है ना, हम इस चीज़ को नहीं कह सकते कि हम न्यूक्लियर मार देंगे, हम मासूम लोगों की जान लेंगे। ना इंडिया की पॉलिसी है, ना इंडिया की थिंकिंग है, ना इंडिया का कोई इंटेंट है ऐसा करने का। लेकिन हाँ, जैसा कि अभी देख रहे हैं हम पाकिस्तान की जो उनका रवैया है, जो उनकी आदत है, उस हिसाब से हमें अपनी तैयारी पूरी रखनी होगी कि जिस तरीके से हमने इस बार डिफेंसिव ऑफेंस किया है, न सिर्फ हमने अपना बचाव किया ऑपरेशन सिंदूर में हमला करने के बाद, हमने टेररिस्ट कैंप पे जब हमला किया तो उधर से जब रिटेलिएशन आया उनका, न सिर्फ हमने अपना बचाव किया बल्कि हमने काउंटर अटैक भी बहुत अच्छा किया। तो इस चीज़ को और एक लेवल अप करने की ज़रूरत है। तो कुल मिलाकर ये कहानी है कि अब इंडिया में भी जिस तरह से मानस ने एंड पॉइंट जो छोड़ा उसमें यही था कि प्राइवेट एंटिटीज़ को भी ज़्यादा मौके दिए जाने की संभावना है। आप जानते हैं कि भारत शुरुआत से ही रक्षा को लेकर काफ़ी संवेदनशील रहा है और इसी संवेदनशीलता के चलते, सेंसिटिविटी के चलते ज़्यादा प्राइवेट प्लेयर्स को एंगेज इसमें नहीं किया गया। लेकिन अब जो रिक्वायरमेंट दिख रही है कि मास प्रोडक्शन की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, तो उसको पूरा करने के लिए जो सरकारी बाध्यताएँ हैं, कंपनीज़ का प्रोडक्शन है, वो भी एक लिमिटेड एक सीमा तक ही हो सकता है। अब इस सीमा को अगर बढ़ाने की ज़रूरत है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर्स को उसमें इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है और वो प्राइवेट प्लेयर्स के जरिए अगर होता है एक भरोसेमंद तरीके से तो उसको उस ऑप्शन को अब तलाशा जा रहा है डिफेंस सेक्टर में। जी मानस, एमका का मैं उदाहरण यहाँ देना चाहूँगा नवेद कि एमका हमारा जो 5th जनरेशन, आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया स्टेल्थ फाइटर की बात कर रही है, भारत के पास अभी तक अपना स्टेल्थ फाइटर नहीं है, भारत जैसे देश के पास। और हमारे पास न्यूक्लियर ट्रायड है, यानी हमारी तीनों सेनाएं न्यूक्लियर लॉन्च कर सकती हैं, लेकिन हमारे पास एक स्टेल्थ विमान नहीं है जो दुश्मन की टेरिटरी में डीप स्ट्राइक कर सके, अंदर तक उसके F-35 या F-22 रैप्टर जैसा या B-2 बॉम्बर जैसा कुछ। इस वजह से अब देखिए एमका में हमें खबर अभी कुछ दिन पहले आई थी कि एमका की जो बिडिंग है या उसको बनाने में प्राइवेट प्लेयर्स को जगह देने का रास्ता साफ कर दिया है सरकार ने। तो सरकार भी ये चीज़ समझ रही है धीरे धीरे कि अगर हमको बड़े स्केल पे काम करना है तो शायद HAL की असेंबली लाइन से या DRDO से, वो ऐसा नहीं कि उनमें क्षमता नहीं है, लेकिन वो स्केल नहीं वो दे एक तरह से वैरायटी भी बढ़ जाती है ना कि आप मौके जब बढ़ा देते हैं, ज़्यादा लोग अगर कोई चीज़ को करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें संभावनाएं बढ़ जाती हैं वो चीज़ हासिल करने की। इवन आपने जो B-2 बॉम्बर का एग्जांपल दिया वो भी अमेरिका में एक प्राइवेट कंपनी ने ही बनाया था। तो ये चीज़ें हैं। अब इसके बाद अब भारत में ये सारी टेक्नोलॉजी हो रही है और सबसे एक ज़रूरी चीज़ जिस पे सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान गया वो ये था कि आप अटैक्स तो करेंगे लेकिन इंटरसेप्टर्स आपके पास कितने, उन अटैक्स को रोकने के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए सामने वाले के पास हथियार ज़्यादा हैं और उनको रोकने के लिए आपके पास इंटरसेप्टर्स कम पड़ गए तो यहाँ पे भी मुश्किल खड़ी हो सकती है। और दूसरी चीज़, इंटरसेप्ट करने की जो कीमत है वो भी कम होनी चाहिए क्योंकि अमेरिका इस वक्त जो भी इंटरसेप्ट कर रहा है उसमें उसको भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। तो किफ़ायती होना बहुत ज़रूरी है और किफ़ायती ड्रोन्स, जो शाही ड्रोन्स हैं, उन्होंने भी ये दिखा दिया है कि आपके जो हथियार भी हैं उनका भी किफ़ायती होना ज़रूरी है। तो ये तमाम सीख सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर ले रही है। पूरे देश इसको लेकर अपनी डिफेंस स्ट्रेटेजी में बदलाव करेंगे, लेकिन हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी भारत की डिफेंस स्ट्रेटेजी है। तो उस पर हमारे साथी मानस जानकारी लेकर आए थे। ये जानकारी पर आपका क्या सोचना है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मैं हूँ शेख नावेद, कैमरे पर प्रशांत हैं। देखते रहिए ललन टॉप।